बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त मज़ाकरात की बातें हर कोई सुन रहा है, हर कोई कर रहा है। आज सियालकोट में ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि बानी के ट्वीट के बाद अपोजिशन से मज़ाकरात करना नहीं बनता। क्या हुकूमती सफ़ों में इस वक्त भी मज़ाकरात की मुखालिफत मौजूद है? अब अगर दूसरे हाथ पे देखा जाए, स्पीकर अयाज सादिक वो ये कहते हैं कि मज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए जो है वो हुकूमत या अपोजिशन ने अभी तक राबिता नहीं किया। बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, मैंने नहीं करवानी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह वो एक टीवी इंटरव्यू में ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने जो सियासी कैदियों की रिहाई चाहती है अगर, तो लिस्ट फराहम की जाए। हुकूमत की जानिब से इसको क्या लचक का कोई मुजाहिरा समझा जाए। एक और मकाम पर अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो शिबली फराज उसका इजहार कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मज़ाकरात पर अगर कोई मस्बत पेशरफ्त आ जाती है तो डेडलाइन में तोसी के इम्कानात भी मौजूद है। सो आप ये कह सकते हैं इस वक्त के दोनों अतराफ हमें कोई कन्फ्यूजन भी नजर आती है, कहीं पर कोई ऐसी बात नजर आती है जहां से ये लगता है कि शायद मज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, लेकिन अगर कुछ बयानात को देखा जाए तो एकदम से लगता है कि शायद मज़ाकरात कामयाब होने के से मुतालिक दोनों फरीकें सीरियस भी हैं। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करिए आमिना शेख साहिबा और साथ ही हमें ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब। आमिना, सबसे पहले ये बताइएगा, मुझे शिबली फराज साहब का जो बयान है मैं चाहती हूँ कि आप इस पे कमेंट करें। वो जब ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से या कोई मस्बत पेशरफ्त हो जाती है तो हम लोग अपनी डेडलाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसको पॉजिटिव बिहेवियर यहाँ पे इस पॉइंट से कंसिडर किया जा सकता है। तो हुकूमत क्या करने जा रही है फिर इससे मुताल्लिक? देखिए नम्रा, हुकूमत की तो पॉलिसी में बार बार आपके शो पे और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हुकूमत तो चाहती है कि मुज़ाकरात हों, हुकूमत चाहती है कि अच्छे नोट पे बात हो, सारा कुछ हो, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा जुमला मुझे मज़ाक़ा ख़ेज़ लगा कि आप, अब मुझे नहीं पता कि शिबली फराज साहब आखिर किस डेडलाइन की तरफ इशारा कर रहे हैं। 31 की जो डेडलाइन है कि इस तक हमारे जो दोनों मुतालबात हैं मैं उसी पे आ रही हूँ ना कि अब उनका जब वो डेडलाइन का वर्ड यूज करते हैं तो क्या उनका कहने का ये मतलब है कि अगर ये नहीं होता तो फिर हम जलाओ घिराव करेंगे? क्या उनका ये मतलब है कि फिर हम सिविल नाफरमानी करेंगे? सो बात ये है कि ये तो मुज़ाकरात करने वाली बात ना हुई ना। मुझे बताएं, आप किसी को डंडे के जोर पे, किसी के सर पे बंदूक रख के, किसी को ये कह के कि अगर हमने हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए तो हम सिविल नाफरमानी कर देंगे, अगर तुमने हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए तो हम आग लगा देंगे, जला देंगे, घिरा देंगे, तो ये मुज़ाकरात करने वाला रवैया नहीं है। ख्वाजा साहब फिर ये क्यों कह रहे हैं कि अभी ये जो ट्वीट आया उसके बाद तो मुज़ाकरात की कोई बातचीत बनती नहीं है? वैसे देखिए, उन्होंने भी तो यही कहा, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, ये तो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो वही ओपिनियन है जो ओपिनियन मैं भी आज से नहीं बहुत दिनों से इस शो पे कह रही हूँ कि मैं भी नहीं ऐसा समझती कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएं। ये इसी तरह की स्टेटमेंट दी ना ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन मुल्क के बेहतर मफाद में हम मुज़ाकरात करने को राजी हैं, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। हमने मुज़ाकरात के अंदर, देखिए हुकूमत की तरफ से आप किस पेशरफ्त की बात करते? चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो पीटीआई ने देना है, वो तैयार थे ना पेश करने के लिए? नहीं, पेश करने के लिए तैयार अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान से। मुलाकात करवाने के, अच्छा चलें आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि क्या इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई हुकूमत? आपको पता है कि परसों, आई थिंक गालिबन कल या परसों उनका वो मीटिंग डे था और कोई उनसे मिलने के लिए नहीं। तो फिर आप किस मुलाकात की बात कर रही है उनसे? तो उनकी अपनी पार्टी लीडरशिप में से कोई मिलना नहीं चाहता। अगर वो इतनी उनकी, देखिए जब किसी ने अगर उनसे बेसिकली यही लेनी है ना, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है कि जी क्या क्या हमने कहना है उनको, इतना ही खुलासा है ना उस मुलाकात का। उस मुलाकात में कोई मौलवी और 4 गवाहान को बिठा के निकाह तो नहीं पढ़ाना इमरान खान साहब का। वैसे उनका शौक बहुत है, वो भी हो सकता है जेल में उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश जागी हो तो अलहदा बात है, लेकिन अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लेनी है तो इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए तो एक शख्स भी बहुत है। ठीक है, चले जाते मीटिंग डे के ऊपर मिलने के लिए, जाके इंस्ट्रक्शंस लेके आ जाते, चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश कर देते, मीटिंग नहीं बुलाई, गवर्नमेंट के सर में मिट्टी डालें, आप चार्टर ऑफ डिमांड्स पब्लिक कर देते कि जी ये रिटर्न चार्टर ऑफ डिमांड्स है हमारा, ये हम चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट बुरी थी तो सामने आ जाता। आप सिर्फ शो डालते रहे और आप कहते रहे कि जी हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त नहीं। हुकूमत क्या करे? हुकूमत आपके घर आ जाए स्टेनो लेके और आपको कहे जी टाइप कराए मुझे अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स। साद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो डिले आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? दोनों तरफ से, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ बयानात से ऐसे लगता है कि ये बड़े सीरियस से इसको लेकर, कई बयानात को देखा जाए तो लगता है कि नहीं ये नहीं चाहते। सो दोनों पार्टीज दोनों एंड्स पे आके खेल रही हैं। इसकी असल वजह ये है कि स्पीकर साहब मौजूद नहीं थे, इस वजह से नेक्स्ट मीटिंग नहीं हो पाई, या फिर इमरान खान का ट्वीट जिसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? आपको क्या लगता है असल वजह क्या है, हो क्या रहा है?
سب سے پہلے تو میں اپنی لیڈر آمنہ صاحبہ سے کہوں کہ دیکھیے ہمیں آپ میں اور عثمہ بخاری صاحبہ وغیرہ کے بیانات میں بہت سا فرق ہمیشہ سے لگتا ہے، کیونکہ آپ پڑھی لکھی بات کرتی ہیں اور ہماری پارٹی کے کچھ دیگر لوگ نہیں کرتے. یہ اس طرح کی باتیں کہ عمران خان صاحب کو نکاح پڑھوانے کا جیل میں بہت شوق ہے، یہ ان لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے جن کے وزیر اعظم صاحب کی اپنی ملٹیپل بیویز ہوں. سب لوگوں کا حق ہے کہ وہ شرعی طریقوں سے اپنی زندگی صاحب یقیناً حق ہے، لیکن ان کو جلسوں پہ آ کے اور دھرنوں کے سٹیجز پہ آ کے ڈسکس نہیں کیا میرے وزیر اعظم نے. میرے وزیر اعظم نے اپنی پرائیویٹ لائف کو پرائیویٹ رکھا ہے، اس لیے عوام کو بھی چاہیے کہ ان کی پرائیویٹ لائف کو پرائیویٹ رکھے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی پرائیویٹ لائف کو خود سر بازار جو ہے وہ نیلام کیا، تو پلیز لیٹس ناٹ گو دیئر، لیٹس ناٹ گو دیئر پلیز. جی سعد صاحب آپ کنٹینیو. میری اتنی سی گزارش ہے میڈم، اتنی سی گزارش ہے کہ ہمیں لوگوں کے اس طرح کے، دیکھیے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور لوگ ہم سے زیادہ انفارمیشن بھی رکھتے ہیں. اب وہ وقت بھی ختم ہو گیا جس میں کچھ پریویلیج لوگوں کے پاس سیاست اور سیاست کے اکابرین کے بارے میں انفارمیشن ہوتی تھی اور عوام الناس کے بارے میں نہیں ہوتی تھی. پاکستان میں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پرسنل اٹیکس، یہ کس کی کتنی شادیاں ہیں، کس کی کتنے نکاح ہیں، کس کی کیا شوق ہیں، یہ عدت کیس جیسے مقدمے، اس طرح کی چیزوں سے پاکستان آگے بڑھ گیا ہے. اب جو لوگ بھی اس طرح کے تبصروں کے اوپر بات کرتے ہیں، اور میں میڈم کی بات نہیں کر رہا، میں میڈم میری اور مس آمنہ کی پارٹی کی مشترکہ لیڈرشپ، عظمہ بخاری صاحبہ اور دیگر اس طرح کے عطا تارڑ صاحب دیگر لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ بھی اس طرح کے پرسنل اٹیکس کرتے ہیں اور سیاست کو اس نیچے کی سطح پہ لے آئے ہیں، ان لوگوں کو لوگ نہ سنتے ہیں، نہ لوگ ان سے مانوسیت رکھتے ہیں، نہ محبت رکھتے ہیں. پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں. آئی ایگری ود یو، ذاتیات پہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے. جی تو میں نے صرف اتنی سی گزارش کرنے کی. دیکھیے جو اور مس آمنہ کیونکہ ہمیشہ بہت ہی نپے تلے انداز میں نپے تلے انداز میں بات کرتی ہیں، تو یہ جو ان کا غصہ تھا، یہ مجھے اس بات کی نوید لگتی ہے کہ گورنمنٹ کے رینکس کے اندر پریشانی ہے. اور میرا دل ہے کہ خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی خوشی خواہش ہو سکتی ہے، پر ایسا ہے نہیں. میری خواہش تو میڈم یہ ہے کہ میرے دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب اگلے 150-200 سال کم از کم پاکستان میں وزیر اعظم رہیں، جس کے بعد کوئی 500-100 سال کا ان کی بیٹی کا ٹینیور شروع ہو، پھر ہم آگے اسی غلامی کو جنید صفدر اور آگے چلاتے رہیں گے. ہم تو محکوم قوم ہیں، آپ حاکم ہیں، تو ہمارے دلوں کی دھڑکن تو آپ کے ساتھ ہے. لیکن اس طرح کی باتوں سے، اور یہ خواجہ آصف صاحب کی باتیں بھی اگر سن لیں یا یہ حکومت کی بات سن لیں کہ کیا کریں، اب ہم سٹینو لے کے آپ کے پاس چلے جائیں، یہ وہ، اس کے اندر فرسٹریشن گورنمنٹ کی نظر آتی ہے. میری ناقص سی رائے میں لگتا یہ ہے کہ حکومت کو دن بدن اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے 1 of 2 آپشنز ایکسرسائز کر لی، ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے چلتے ہیں، اسی ٹریجیکٹری آرگومنٹ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. 2 آپشنز ہیں ہمارے سامنے. ایک یہ کہ حکومت کے اور عمران خان صاحب کے مذاکرات فیل ہو جائیں، اور ایک یہ کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اگر حکومت کے اور عمران خان صاحب کے مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو عوام کو تو بہت سا نقصان ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، دیگر چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن حکومت کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ حکومت جو یہ پورٹرے کرنا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب ایک کوئی ریزنیبل شخص نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، یہ فوج کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان کے لوگ دہشت گرد ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، یہ ایکچوئل دہشت گرد ہیں جنہوں نے گولیاں چلا دیں، ٹیئر گیسنگ کی، وہ لوگ جو اس تناظر کی وجہ سے حکومت میں ہیں کہ ریاست پاکستان کے کچھ ادارے اور پاکستان کی ایک پاپولر پارٹی جس کے ساتھ عوام ہے، ان کا آپس میں کوئی صلح نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پاور میں ہیں. ان کے حق میں تو یہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں. اگر نہیں ہوں گے کامیاب اور عمران خان صاحب ایک سخت پوزیشن لیں گے تو حکومت یہ کہنا شروع کر دے گی، دیکھا یہ تو ہے ہی بلوائی، دیکھا یہ تو ان سے کون مذاکرات کرنا چاہتا ہے، یہ تو ہے ہی اس طرح کے. اچھا اگر مذاکرات کامیاب ہو جائے تو کیا ہوں گے؟ پھر تو حکومت کی یوٹیلٹی تقریباً ختم ہو جائے گی. آپ تو وہ بفر ہے نا، اس ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے حکومت بفر ہے جو بھی
ट्रू पावर पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस की ट्रू पावर है उसके और अवाम के दरमियान में जो एक तनाज़ा चल रहा है उसके दरमियान एक हल्की सी सॉफ्ट फोम की लेयर है ना ये गवर्नमेंट, जो इधर की भी बात सुन लेती है, उधर से भी थोड़ी झाड़ें खा लेती है, इधर की भी थोड़ी सी गालियां सुन लेती है, इनको भी वापस दो बातें करती है, उनसे भी कहती है देखें वो अगले नहीं मान रहे। हुकूमत का तो सिर्फ इतना सा रोल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत के सियासी फायदे में है कि इसके अंदर से कोई बात निकले, और यही बयान और यही सेंटिमेंट ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर लोगों के स्टेटमेंट के अंदर मुझे नजर आता है। थोड़ी नर्वसनेस और थोड़ा डर कि वाकई अगर पीटीआई इस मुज़ाकरात पे आगे चल पड़ी और कोई डील हो गई तो हमारा क्या बनेगा, कम से कम भागने का मौका तो हो। वो प्राइम मिनिस्टर साहब के जहाज पे पिछली दफा इसहाक डार साहब रात के अंधेरे में भागे थे, मेरा ख्याल है कि उसको वापस पेट्रोल शेट्रोल डलवाने का उसमें वक्त आ गया। साथ साहब, लेकिन जो अगर कहा जाए, जो आमना ने एक सवाल पूछा था वो मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए, जो ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ जब ये कहती है कि 31 जनवरी की जो डेडलाइन है उससे क्या मुराद है, उसके बाद क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनके पास दीगर जो ऑप्शंस थे उन्होंने उनको यूज किया है। जैसे सिविल नाफरमानी की तहरीक अब वो नाकाम होती नजर आ रही है, क्योंकि अगर स्टेट बैंक के कुछ आदादो शुमार को देखा जाए तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस वक्त भी 33% रकूम ज्यादा भेजी है इन कंपैरिजन। तो ये भी आइडिया फ्लॉप हो चुका है बजाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो फिर जब ये डेडलाइन की बात करिए तहरीक इंसाफ, तो वो क्या डेडलाइन है, क्या करने जा रही है फिर तहरीक इंसाफ उसके बाद अगर ये कामयाब नहीं होता तो? साथ साहब के जवाब देने से पहले एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आई वांट टू ऐड समथिंग टू हर क्वेश्चन। उनके जवाब देने से पहले आप ये कहें कि ये भी आइडिया तहरीक इंसाफ के हर आइडिया की तरफ फ्लॉप हो चुका है। आप साथ साहब आप नून लीग से ताल्लुक रखती है, मैं ये नहीं कह सकती ना। चलें जी साहब, हर पाकिस्तानी देखिए पाकिस्तान में मेरे पास तो खबर है, खबर के मुताबिक पाकिस्तानी ने 33% रकूम ज्यादा भेजी है। मैं मैडम गुजारिश करूं कि जी शऊर शख्स तो मैडम कोई ये नहीं कहेगा, लेकिन नेचुरली हुब्बुल वतन, आजकल हुब्बुल वतन होने का सबूत ही है कि हम नून लीग के साथ हैं और मैं भी मैडम की लीडरशिप में नून लीग के साथ हूं। अच्छा। गुजारिश ये है कि टेलीविजन के और नेशनल टेलीविजन के कंस्ट्रेंट्स को समझते हुए मैं थोड़ी सी केयरफुली ये बात करूं, और आमना साहिबा से भी गुजारिश है कि माजरत बात थोड़ी सी सेंसिटिव होगी तो हम इसको किसी हुदूद में रखेंगे। जरूर। गुजारिश ये है कि मुझे लगता है बज़ाहिरन मेरी इमरान खान साहब तक कोई डायरेक्ट रसाई नहीं है, ना पीटीआई तक है उस तरह, लेकिन मुझे दूर से देख के लगता है कि इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी के अंदर 2-3 चीजें। सबसे पहले ये कहना कि फॉरेन रेमिटेंसेस 33% बढ़ गई हैं, तो माजरत ये वाली जो अनाउंसमेंट है फॉरेन रेमिटेंसेस की, उसको जिस दिन इमरान खान ने की थी उस दिन के बाद से अभी 1 महीना नहीं गुजरा, तो ये कहना कि ये फ्लॉप हो गया ये बात दुरुस्त नहीं है। फॉरेन रेमिटेंसेस इस तरह की चीजें हैं जो क्वार्टर वाइज हमें चेक करनी चाहिए, क्या अगले 3 महीने पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे नहीं भेजेंगे। ये अगर कल किसी ने अनाउंस किया और आज रेमिटेंसेस थोड़ी ज्यादा थी तो पाकिस्तान में पैसा ना भेजे, पाकिस्तान की खराबी में ये सारे खुश होते हैं। नहीं मैं ये नहीं कहता, सॉरी मैडम मैं ये नहीं कह रहा। जी साहब आप कंटिन्यू। गुजारिश मैडम, मेरी गुजारिश थोड़ी सी जो सेंसिटिव बात थी, मुझे लगता है कि 30 जनवरी के बाद इमरान खान साहब के पास 2 किस्म के ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन होगी ये जो नॉन वायलेंट ऑप्शन है या कॉन्फ्रंटेशन जिसमें ऑप्शन में नहीं है कि आप कहें कि रेमिटेंसेस बंद कर देंगे, या आप कहें रेमिटेंसेस रिड्यूस कर देंगे, या आप कहें कि सिविल नाफरमानी करेंगे, आप कहें कि हम एक ऐसी कोई ऑप्शन जिसके अंदर स्टेट की जो एक्चुअल कोर्सिव पावर है, जो बंदूक है, जो पुलिस वाला है, जो थानेदार है, उसके साथ आपकी कोई डायरेक्ट लड़ाई ना हो और आप एक सॉफ्ट कोर्जन करें। ठीक है। दूसरी ऑप्शन वो है जो 26 नवंबर की रात की गई थी, और मेरे ख्याल में, और जो बात सेंसिटिव है करने की मैं माजरत के साथ कर रहा हूं, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का ख्याल है कि इस हुकूमत के पास जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का टिंज 20 जनवरी को चेंज हो जाएगा, तो वो बर्बरियत, ख्वाह आप उसे आंसू गैस की कह लें, लाठी चार्ज कह लें, गोली कह लें, कंटेनर्स कह लें, वो बर्बरियत जो हुकूमत की तरफ से 26 नवंबर को हुई थी
اور دنیا نے اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی ایک طرف کی, خاص طور پہ ویسٹ نے آنکھیں ایک طرف کی بند کر لی. میرے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنز موجود ہوں گی اس میں ایک تو یہ سافٹ آپشن ہوگی کہ آپ اپیل کریں کہ اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنسز نہ بھیجیں یا کوئی اس طرح کی بات کریں. لیکن if I was to view this from a distance تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ 30 نومبر کے بعد جو احتجاج کی کال ہے اس پہ حکومت اس طرح کی بربریت نہیں کر سکے گی, اس پہ انٹرنیشنل پریشر ہوگا, دیگر چیزیں ہوں گی, اس طرح نہیں کر سکے گی جو 26 نومبر کو کیا. ٹھیک ہے, چلیں ساتھ صاحب آمنہ کو کچھ مشکل میں ڈالتے ہیں. آمنہ سے ایک ہاں یا نا والا, یس اور نو والا کوشچن پوچھتے ہیں. آمنہ, تیسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا, یس اور نو؟ یس ہوگا 100%. ٹھیک ہے, ہوگا. اچھا, اگر آپ کو حکومت کا یس, سوری میں آپ کی اجازت سے میں سامنا سے تھوڑا سوال چینج کر کے پوچھوں. جی میڈم, اگر تیسرا راؤنڈ ہو یا نہ ہو اس میں حکومت کی کتنی آٹونمی ہے؟ اگر تیسرا راؤنڈ ہونا ہوگا تو کیا حکومت اس کو روک سکتی ہے, اور اگر نہیں ہونا ہوگا تو کیا حکومت کر سکتی ہے؟ عمر ایوب صاحب بھی جو بات ویری مچ سعد صاحب, آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا. میرا جواب آپ سے یہ ہے کہ اگر حکومت کی کوئی آٹونمی نہیں ہے اور حکومت کی کوئی پاور نہیں ہے تو حکومت سے مذاکرات کرنے کو کیوں مرے جا رہے ہیں؟ حکومت سے مذاکرات کرنے کو پچھلے 6 ہفتے سے آپ کمیٹی بنانے کی بنتی کیوں کرے جا رہے ہیں؟ آپ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت ہیں, مہربانی کریں, دل نرم کریں, کمیٹی بنا دیں. ساری پی ٹی آئی صبح شام میڈیا والوں کو بلا کے کبھی سردی میں کبھی دھوپ میں کھڑا کر کے کیوں کہتی ہے کہ حکومت کیوں مذاکرات نہیں کرتی؟ اگر حکومت کسی قابل نہیں ہے تو ہمارے دروازے کے آگے آپ مذاکرات کی بھیک مانگنے کیوں کھڑے ہیں؟ آپ جائیں, جا کے ان سے مذاکرات کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ پاورفل ہے. سو آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے بصد احترام. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کو گمراہ نہ کریں پی ٹی آئی والے. حکومت کی پاور اس وقت اسٹیبلش ہو گئی تھی جس وقت آپ نے حکومت سے مذاکرات کرنے کی خواہش کا ایک بار نہیں 100 بار اظہار کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے ایک جو ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی جو خبریں ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہیں اس پہ لیٹس سے کہ ہائپوتھیٹیکلی سیئنگ کہ اگر حکومت مان جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ لوگ کیا تحریک انصاف سے کوئی مطالبہ رکھیں گے؟ کل آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ویلڈ مطالبہ ہوگا اگر تحریک انصاف کو یہ کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں, بدلے میں آپ حکومت کو چلنے دیں تاکہ کوئی بھی حکومت جب رننگ میں آئے گی تو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے, اسٹیبلٹی آ جائے؟ نمرہ 2 چیزیں. ایک تو پہلے میں سعد صاحب کے ایک کوشچن, ان کے کوشچن کا آنسر میں نے دیا. ان کے ایک اور کامنٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی حکومت کے مفاد میں نہیں ہے کہ مذاکرات ہو. اٹس کمپلیٹلی اپوزٹ. حکومت کے مفاد میں, حکومت پہلی بات یہ ہے کہ حکومت اپنی ذاتی مفاد سے بہت بالا تر ہے. یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو سونے کا تاج پہنانے کے لیے حکومت کر رہی ہے. ہم عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو پاکستان میں اسٹیبلٹی لائے گی, پاکستان میں پازیٹیوٹی لائے گی, وہ میرے فائدے میں, وہ میری حکومت کے فائدے میں. پہلی چیز. دوسری بات, اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں فائدہ کھیل رہے ہیں, تو اگر یہ مذاکرات کا ہونا کسی کے فائدے میں نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے, کیونکہ حکومت کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات نہیں ہو سکتی. وہ ایک سب جوڈس میٹر ہے, وہ ایک جوڈیشل ڈیسیجن ہے, وہ ڈیسیجن جوڈیشری نے کرنا ہے, اس میں حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی. جو ملٹری ٹرائلز ہیں اس کے اندر حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی. تو عمران خان صاحب کو یہ پرابلم ہے کہ اگر میری رہائی نہیں ہونی تو ہم کس لیے مذاکرات کریں. یہ پرابلم ہمارا نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کا پرابلم ہے. میں ایک جملہ گزارش کروں آپ کی؟ جی پلیز آپ 8-10 جملے بولیں. دیکھیں میڈم, ہم یہی تو اسی بات پہ تو حکومت کی فدا ہے کہ حکومت عدالت کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتی. جو عدالت کا حکم ہے اس کو منوان تسلیم کرتی ہے, جو عدالت کہہ دے اس کے اوپر فوراً عمل درآمد کرنا شروع کر دیتی ہے, خواہ وہ مخصوص نشستوں کا کیس ہو, خواہ وقت پہ الیکشن کروانے کی بات ہو. اس حکومت کی اس خوبصورتی پہ تو سارا ملک نثار ہے, قربان ہے, اسی وجہ سے تو اس حکومت سے محبت کرتا ہے. سعد صاحب اگر آپ کو جلدی آنسر کر دیں, کیونکہ میں نے آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. ابھی میرا سوال بس میرا جواب ختم ہو گیا. ہم حکومت کی تعریف کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بانی پی ٹی عمران خان نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. عمران خان نے جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات میں جو درخواست ضمانت دائر کی, جس میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ 9 مئی کو میں خود اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا
सियासी इंतकाम के लिए साजिश का ये इल्जाम लगाकर मुझ पे ये मुकदमात किए गए. सो आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर होने जा रहा है, क्योंकि ये दरख्वास्त एक बार पहले उनकी मुस्तरद हो चुके केसेस में? देखिए, मैं तो क्योंकि अपने दिलों की वजीर आजम की हुकूमत के साथ हूँ, किसी भी हुब्बुल वतन पाकिस्तानी की तरह, तो मुझे तो बताया गया है कि इमरान खान साहब 9 मई को पता नहीं कह रहे हैं कि जेल में होंगे, तो शायद आप मुझे बता सकती हैं. मुझे तो पता चला था कि वो लाहौर में भी थे और वो मियावाली में भी थे और मुल्तान में भी थे और पहले की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई थी यही कह के हुई थी कि उनके सोशल मीडिया के जरिए अवाम को तो प्रोवोक किया जा रहा था ना, तो प्रोवोक करने की वजह से उनकी ये दरख्वास्तें पहले मुस्तरद हुई थी. सो उस पे आपका क्या लगता है कानूनी एतबार से क्या बनता है? मेरा एक जुमला ऐड कर ले, मुझे इतना बता दें कि 9 मई के वाकये का मास्टरमाइंड कौन था? इमरान खान साहब की बज़ाहिर मास्टरमाइंड होने की वजह से की गई ब्रेन वॉशिंग की वजह से उस बच्चे ने, जिसके हाथ में किताब और कलम होना चाहिए था, उसने डंडा उठाया अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी रियासत के खिलाफ. जी साथ इस पे कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना. मैडम, सबसे पहली बात यह कि मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि कोई शख्स भी जो मुल्क और रियासत के खिलाफ डंडा उठाए उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. और मैं आपसे वादा करता हूं बतौर इस कौम के इंशाअल्लाह ताला बिहाफ पे कि इस कौम को इंसाफ से, खुदा के यहाँ से, इंसाफ के यहाँ से बड़ी उम्मीद है. इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पे 9 मई के असल मास्टरमाइंड को जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा. बिल्कुल बेफिक्र रहें. चले ठीक है. अच्छा नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे जारी है. ब्रेक के बाद जब हमारे पास एक अहम टॉपिक है डिस्कशन के लिए, खासतौर पे ख़वातीन के लिए. आज एक तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की जो कि ख़वातीन से मुतालिक थी, लेकिन हुकूमतें, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो पर्टिकुलरली, क्योंकि वो मरियम नवाज साहिबा की, सो क्या कर रही हैं ये हुकूमतें ख़वातीन के लिए, अभी तक क्या किया, इस पर बात होती है इस ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स. नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि लड़कियों की तालीम इंतहाई ज़रूरी है. उस पर उन्होंने जोर दिया और कहते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम की राह में बड़े चैलेंजेस हैं, जो कि एक हकीकत भी है. इस मकसद के लिए आवाज़ उठाना होगी और वसाइल मुख्तस करना होंगे. उनका मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद आबादी का निसफ हिस्सा है. ये भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मगर शरह ख्वानदगी सिर्फ 49% है. इस्लामाबाद में जारी कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफजई, 47 ममालिक इनके 150 से जायद मंदूबीन, यूनेस्को, यूनिसेफ और आलमी बैंक समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदगान शरीक हुए. सो आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है. अब इसमें यहाँ पे सवाल ये बनता है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ख़वातीन के हुकूक के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जिक्र हुआ मरियम नवाज साहिबा का भी कि वो पहली खातून वजीर आला बनी है. सो आमना, मेरे पास इस वक्त कुछ रिसर्च मेरे पास मौजूद है कि पाकिस्तान में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद 2023 की मैं ये बात कर रही हूँ, 2023 के मुताबिक 49.2% है. एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 12 मिलियन लड़कियां स्कूल से बाहर हैं. सिर्फ 34% लड़कियां हाई स्कूल तक पहुंचती हैं, जिसके नतीजे में तमाम शोबों में उनकी तादाद भी इंतहाई मायूस कुन है. ऑब्वियसली 2017 की अगर बात की जाए मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में दही ख़वातीन की तादाद 7 करोड़ 14 लाख है, जिनमें से सिर्फ 3 करोड़ को मोबाइल फोन तक रसाई हासिल है. यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन भी अगर किसी को लेनी है तो 3 करोड़ का ये नंबर है. और पल्स के एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त 41% दही ख़वातीन को तालीम तक रसाई ही हासिल नहीं है. सो आप क्या समझती हैं कि इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज और इस तरह के बयानात सिर्फ दे देना काफी है, या हमें प्रैक्टिकली भी सिर्फ कुछ करने की नहीं, बहुत कुछ करने की जरूरत है? नम्रा, आपने बहुत एक ऐसे टॉपिक के ऊपर सवाल पूछ रहे हो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं खुद उन ख़वातीन में हूँ और उनका दर्द समझ सकती हूँ, शायद कुछ हद तक, लेकिन समझ सकती हूँ, जिनको पाकिस्तान में जिनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. जिस वक्त मैं खुद वकालत की तालीम हासिल कर रही थी तो मुझे याद है कि मेरे वालिद को मेरी फैमिली की तरफ से बड़े अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिलती थी कि तुम इसको सियासत में भेज रहे हो, तुम इसको वकील बना रहे हो, इससे शादी कौन करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वकील ज़बान दराज होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे. हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये रियलिटीज़ हैं इस मुल्क की. और उससे भी अफसोस की बात यह है कि इस टर्म से पहले मैं बहुत
दुखी दिल के साथ कह रही हूँ, कहना अच्छा भी नहीं लग रहा नेशनल टेलीविजन पे, पर आवाम को जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पे हम एक मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं और हम आवाम की और ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा वज़ीर आज़म था जो कहता था कि रेप इसलिए होते हैं कि मैन आर नॉट रोबोट्स, उसने छोटे कपड़े क्यों पहने, वो मोटरवे पे रात के वक्त अकेले क्यों निकले। That's very controversial. No, that is, but देखें ये सारी चीजें ना एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमें सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, आपने पूछा कि हमें बयानों से आगे बढ़ के क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसे लोगों से पाकिस्तान को पाक रखें, पाकिस्तान की कम से कम हुकूमत को, ज़ाहिर है हम एक एक शख्स को तो जाके नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत में, गवर्नेंस में ऐसे लोगों का किरदार ना पैदा आने दें जो ख़वातीन को इस तरीके से समझते हैं, जो ख़वातीन की इज्जत करना नहीं जानते, जो ख़वातीन को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ये और सिर्फ ये मसला है हमारा, ये सारे मसले हैं ना। मुझे आप ये बताएं, औरतें एजुकेशन औरतों को क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती कि हम जिस घर में एक बच्चे को पढ़ाने के पैसे हैं, वो कहता है मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटी क्या है, बेटी एक प्रोडक्ट है। सब बातें आपकी दुरुस्त है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हुकूमत की जानिब से, मैं हुकूमत के जो वो इकदामात जो इस सब को खत्म करने के लिए हैं, वो क्या क्या है, वो प्लीज बताइएगा। नम्रा, अभी 11 महीने हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट को। पहली बात यह है कि ये PMLN का सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि पहली दफा उस पंजाब में जहां पे हजारों सालों से मर्द हुकूमत करते रहे, और सिर्फ हुकूमत नहीं करते रहे, कभी औरत को उन्होंने हुकूमत के पास भी नहीं आने दिया। उस पंजाब में ना कि सिर्फ वजीर आला खातून है, उसमें जो सीनियर मिनिस्टर है वो भी खातून है, उसकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो भी खातून है। सो ये सबसे पहले तो PMLN की सबसे बड़ी अचीवमेंट। उसके बाद अगर मैं डिटेल्स में जाऊं तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किया गया। अभी सिर्फ 10 महीने की हुकूमत की मैं आपको कुछ चीजें गिनवा देती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है गर्ल्स हॉस्टल्स, तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, उनके अंदर गर्ल्स के लिए अलहदा से, क्योंकि हॉस्टल्स की भी हम अक्सर वाकयात सुनते थे, उनकी कंफर्ट, बिकॉज ऑब्वियसली जब हॉस्टल में माहौल अच्छा नहीं होता तो माँ बाप कंफर्टेबल नहीं होते बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजने के लिए। सो गर्ल्स हॉस्टल्स जिसके अंदर जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, वो उनका इफ्तिताह किया गया। उसके बाद जो है डे केयर सेंटर्स पंजाब में सब जगहों पे इनॉग्रेट किए गए उन खवातीन के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं और वो फिर भी काम करना चाहती हैं, तो वो उन बच्चों को कंफर्टेबली एट ऑलमोस्ट नो कॉस्ट उन बच्चों को अच्छे डे केयर सेंटर में छोड़ के काम कर सकें। उसके अलावा वुमेन सेफ्टी ऐप शुरू की गई, जो कि आप खवातीन को अगर किसी किस्म की हरासमेंट का सामना किया जाए, जो कि एक डेली एक्टिविटी है पाकिस्तान जैसे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, सो उसके लिए पंजाब वो पहला सूबा है जहाँ पे वुमेन सेफ शुरू की गई है। उसके अलावा पाकिस्तान में और पंजाब में, मतलब ये पंजाब की एक्टिविटीज मैं आपको बता रही हूँ कि पंजाब की खवातीन के लिए उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए पिंक गेम्स का इनेकाद किया गया, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने खुद पार्टिसिपेट किया और उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की। उसके अलावा खवातीन को ई-बाइक्स दी, जो हमने सालों का एक टैबू है, ठीक है, हम खवातीन को नहीं समझते। हम आज भी सच्ची जो बात है, अगर हमारे मर्द हजरात यहाँ पे अगर किसी खातून को बाइक चलाते देखें तो बड़ा बुरा लगता है। 100% इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, 100%। इसमें से ज्यादातर देखें, जिस तरह बाइक्स वाला प्रोग्राम हो गया या पिंक गेम्स, ये तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। एक दिन में तो हम पूरे पंजाब की खवातीन को नहीं दे सकते, लेकिन सेफ्टी ऐप है, आपका विमेन पैनिक बटन है, आपके गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, ये तो वो चीजें जो ऑलरेडी 10 महीने के कम टाइम के अंदर अंदर वर्चुअल पुलिस स्टेशन सारी जगह कायम किए गए हैं खवातीन के लिए। वो कहीं से भी उस पुलिस स्टेशन को एक्सेस करके इंटरनेट से वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। वहाँ पे फीमेल स्टाफ है उनकी असिस्टेंस के लिए। सो ये तो वो प्रोग्राम्स हैं जो 10 महीने के उस कम वक्त में, जिस टाइम में KP के गवर्नमेंट शायद या और हुकूमतें शायद अपने पांव भी पक्के नहीं कर सकी, वो उस थोड़े से टाइम के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ खवातीन के लिए, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी है ये हमारे मुल्क का, हमारी मईशत का वो हिस्सा है जो बेचारे कई सालों से अनरिप्रेजेंटेड है। ठीक है, साथ साथ पाकिस्तान में 48% ख्वातीन नाख्वानदा हैं, 48%, 79% अफरादी कुव्वत का हिस्सा ही नहीं है। ख्वातीन की मजमूई आबादी में से सिर्फ 10% औरतें ऐसी हैं जो अपनी सेहत के बारे में खुद फैसला कर सकती हैं। मुल्क में 21% ख्वातीन लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, जबकि कौमी असम्बली में ख्वातीन की अपनी जो सीट्स हैं उसकी शरह भी कम है। तो जहां पे जिस मुल्क में कौमी असम्बली में वो जगह जहां पे कुछ अथॉरिटी होती है, तो जहां पे वहां पे रिप्रेजेंटेशन इतनी कम है,
सो आपको क्या लगता है कि ये सारे मसाइल, अब हम लोगों का वो टाइम आ चुका है जहां पे सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस करके, मीटिंग्स करके, कुछ खूबसूरत अल्फाज में बयानात दे के ये काफी है, या इससे आगे निकल के भी कुछ करना चाहिए हुकूमतों को? मैं PMLN या इस तरह से बात नहीं करी, जनरली स्पीकिंग। नम्रा, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि हमें ख़वातीन के इशू के ऊपर, वुमेन्स राइट के इशू के ऊपर और इस तरह के दीगर इशूज़, चिल्ड्रन राइट्स के इशू के ऊपर, इस तरह के दीगर जो कुछ हमारे कोर सोशल पॉलिटिकल इशूज़ हैं उनके ऊपर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर जिस तरह मैडम ने अभी इमरान खान साहब के एक बयान की बात की, बयानात अगर आप नून लीग के लीडरशिप के उठा के देख लें, माजी में राना सनाउल्लाह साहब के, तलाल चौधरी साहब के, ख्वाजा आसिफ साहब के, ट्रैक्टर ट्रॉली, दीगर, ये इस तरह के बयानात हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर दिए गए हैं। हमें इस मसले को सियासी नहीं बनाना चाहिए। ये पॉलिटिक्स नहीं है। ये मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरी बीवी का, मेरी बेटी का मसला है। ये आपका, आमना का, पाकिस्तान की 52% पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन है, उनका मसला है। लेकिन ये आपके और मेरे से ज़्यादा आप और मैं और आमना तो फिर चलें, हम नेशनल टेलीविज़न पे बैठे हुए हैं, किसी जगह से, किसी घर से, मुनासिब घर से उठ के आए, कोई तालीम हासिल की, हमारे घर की ख़वातीन ने भी शायद इसी तरह किया। लेकिन पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो दीगर, ख़ास तौर पे जो पसमानदा इलाके हैं, जिस तरह से मैं बता रही हूँ फिगर्स, इस बात को बुरा समझा जाता है कि ख़वातीन जाके वोट कास्ट करें या कहीं पे किसी पब्लिक स्पेस के अंदर काम करें, वो कोई नौकरी हासिल करें, वो किसी कॉलेज जाएं। ये उन ख़वातीन के लिए जिनका राइट सिर्फ पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही। मैडम ने पंजाब की ख़वातीन सारी गिनवाई। अच्छा होता नून लीग के अलावा भी बताती कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पहली दफ़ा खातून हैं। इस तरह की हमारे पास जो स्पेसिफिकली सवाल पूछा था कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैंने इसलिए ये जवाब दिया है। I am very proud of all the other women who are doing well in judiciary, in air force, in all other fields of life. I am very proud of them and I would support them in every possible way. जी जी। तो मैडम, एक तो ये मेरे बसद एहतराम, मेरा इसमें ख्याल ये है कि एक तो वुमेन्स राइट का वो इशू है ना जो अर्बन सेंटर्स के अंदर पाकिस्तान में चल रहा है, जिसके ऊपर 2 फाउंडेशंस भी काम कर रही हैं, 3 इंटरनेशनल NGOs भी हैं, हमारे जैसे लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं, टेलीविजन पे भी बात कर रहे हैं, अखबारों में भी कॉलम्स लिख रहे हैं, और दीगर खवातीन भी पढ़ी लिखी माशाल्लाह आप जैसी, मिसामना जैसी उस डिस्कोर्स के अंदर हिस्सा ले रही हैं। एक तो ये मसाइल हैं कि ये कौन सा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ बॉडीली राइट्स का, पेरेंटिंग और रिप्रोडक्टिव राइट्स का क्या नैरेटिव ले रहे हैं। एक तो ये तबका है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा एक ऐसा खवातीन का तबका भी है जो इतना पसमानदा है, या वो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर रह रहा है और अभी से नहीं जनरेशन से रह रहा है, जिन तक इस बात की रसाई भी नहीं कि हमें रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। यहाँ पे तो फिर चलें, थोड़ी सी बात हो रही है। हुकूमत वक्त से मेरी गुजारिश ये है, हमें खवातीन के राइट्स पे कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करने चाहिए। लेकिन ये कि नेशनल असेंबली के अंदर या प्रोविंशियल असेंबली में 25 की जगह 26 सीटें होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर खातून होंगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये जरूर करनी चाहिए। लेकिन वो खवातीन जिनको घर से कदम बाहर रखने की इजाजत नहीं है, जिनके जेंडर गैप है, उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर नहीं है, वो जिनको तालीम, दूर तक की बात, सॉरी आखिरी जुमला कि हुकूमत वक्त से गुजारिश ये है कि आप 100 दफा अपनी पॉलिटिकिंग करें, आप इमरान खान साहब के खिलाफ बात करें, आप दीगर चीजें करें, आप हमारे ऊपर तशद्दुद करें, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन वो बेजुबान खवातीन जो रूरल सिंध के अंदर, रूरल पंजाब में, रूरल KP में, रूरल बलोचिस्तान में रहती हैं, जिनके गोद में वो मेमार हैं जो कल को पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन हैं, अगर उनके लिए कुछ करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। और जो चीजें माजी में आपने जिनका मजाक उड़ाया, कट्टे, बच्चे, अंडे, मुर्गियां, आप कुछ भी करें, मेरी तरफ कुछ भी करें, कोई भी प्रोग्राम शुरू करना पड़े
تو ہم سب سے اور ہم جیسے طبقے سے زیادہ ان خواتین کے لیے اگر کوئی پروگرام شروع کریں تو میرے خیال میں زیادہ موضوع ہے. چلیں ٹھیک ہے. آمنہ, کچھ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 24% خواتین ورک فورس کا حصہ ہیں, جو دوسرے ممالک سے اوبویسلی بہت زیادہ کم ہے. اب ایک عالمی جینڈر گیپ رپورٹ کے مطابق پاکستان 146ویں ممالک میں سے 145ویں نمبر پر ہے. دس از ریئلی انفارچونیٹ. 2023 میں پاکستان 142 نمبر پر تھا. بھارت اس فہرست میں 129ویں نمبر پر ہے. اور جو بائی دا وے یہ آزاد اندازن کے مطابق اس سال بھی پاکستان میں ہوم بیسڈ ورکرز کے لیے اس کی جو تعداد ہے وہ 2 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے, جن میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے خواتین ہیں. ان کے لیے بہت بار بہت سے قوانین بنے, لیکن بہت سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. سو جو پروجیکٹس آپ گن رہی ہیں ڈیفینیٹلی بہت اچھے, لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو ایک تو جینڈر گیپ ہے اس کو کور کرنا چاہیے سب سے پہلے فرسٹلی, اس کے بعد ہوم بیسڈ ورکرز کی جو میں بات کر رہی ہوں, ان کے لیے کچھ ایسے انیشیٹوز لینے چاہیے حکومت کو کہ جہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. لیکن ہمارا آپ نے جو سوال پوچھا اس کے جواب دینے کے 2 طریقے ہیں میرے پاس. ایک تو وہ طریقہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک سیاسی بیان دے دوں کہ جی ایسے ہونے لگا ہے ویسے ہونے لگا ہے گورنمنٹ میں, وہی کہہ رہا ہوں. ایک یہ بات ہے کہ یہ نہیں, سیاسی سے مراد یہ کہ پولیٹیکلی کریکٹ ان دا سینس ناٹ ان ٹرمز آف PMLN اور PTI اور اینی تھنگ, بٹ ایک پولیٹیکلی کریکٹ نیوٹرل اسٹیٹمنٹ دے دوں. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عورتوں کے ساتھ ظلم ہے. میں اور آپ اگر یہاں آج بیٹھے ہیں نا, تو ہم پاکستان کی ہر اس عورت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو یہ سوچتی ہے کہ یار اگر یہ یہاں پہنچ گئے تو شاید میں بھی کچھ کر سکتی ہوں, شاید میری بیٹی بھی کچھ کر سکتی ہے. سو میری سمجھ بوجھ کے مطابق, اور یہ شاید بات بہت لوگوں کو بری لگے گی, شاید میری پارٹی والوں کو بھی اچھی نہ لگے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو 50% سے زیادہ پاکستان کی عورتیں, ان کے مسائل کا سب سے بڑا ریزن پاکستان کے اندر یہ جو ریزرو سیٹس کا سسٹم ہے یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی ان ریپرزینٹڈ ہے. ہماری اسمبلیوں میں کسی بھی پارٹی سے ہوں, ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے آدمی اس عورت کے ریپروڈکٹیو ایشوز کو نہیں سمجھ سکتے, اس عورت کے فیملی ایشوز کو نہیں سمجھ سکتے. اور آپ جب پارٹیوں کی اپنی ایما پر بنائی گئی ریزرو سیٹ کی لسٹ کے بیسس پہ خواتین کو پارلیمنٹس میں لائیں گے, میں خود اس کا حصہ ہوں, لیکن میں اوپن ہارٹڈلی یہ بات کہتی ہوں کہ وہ خواتین عوام میں موجود عورتوں کو ریپرزینٹ نہ کرتی ہیں نہ کر سکتی ہیں. جب تک آپ عورتوں کو وہ شمولیت پاکستانی پالیٹکس میں نہیں دیں گے کہ وہ عوام میں جائیں, وہ عوام سے بات کریں, وہ عوام کے مسائل حل کریں, وہ عوامی نمائندہ بنیں, ووٹ لیں, آ کے الیکشن لڑیں, اسمبلی کے اندر بیٹھیں, تب تک پاکستان کی عورتیں ہمیشہ ان ریپرزینٹڈ رہیں گی. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ہمارے نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, پروونشل اسمبلیز ہو, کتنے ایسے میل ریپرزینٹیٹیوز ہیں جن کے جلسوں میں, جن کی کارنر میٹنگز میں, جن کی ملاقاتوں میں, جن کے ڈیروں پہ آپ خواتین کو دیکھتی ہیں. آدمی آپس میں بیٹھتے ہیں, آپس میں مسئلے حل کرتے, مسئلے ہوتے بھی آپس میں ہی ہیں, وہی مسئلے آپس میں ہی حل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اور ایک اور چیز کی اساتذہ صاحب میرے سے شاید ہوپ فلی اگری کریں گے کہ یہ ویمن ریزرو سیٹس کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہے بھی انکانسٹیٹیوشنل. Constitution says that women should be elected to the seats reserved for them, not selected. Okay. So, until and unless you do not make women part of the political process, مجھے یہ بتائیں کہ آپ اور میں یہاں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کیا کر سکتا ہے. جب تک وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں ہے, جب تک وہ عوام میں جا کے عوام کی بات سن نہیں رہے, ایوانوں تک لے کر نہیں آ رہے, تب تک تو عوام کے مسائل ہم حل نہیں کر سکتے. چلیں جی ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری. دعا کے ساتھ بریک پہ جاتے ہیں کہ جو بھی حکومتیں, چاہے وہ صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومت ہے, مل کے کام کریں اور خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو ایکچولی حل کیا جائے, تاکہ شاید 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہم لوگ خوشی سے بتائیں کہ یہ پروجیکٹس ہماری حکومتوں نے ہماری عوام کی اور خواتین کی بہتری کے لیے کیا. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین, لاہور ہائی کورٹ میں ٹک ٹاک, فیس بک اور یوٹیوب پر پابندی لگانے کی درخواست دائر کی گئی ہے. درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان میں ہر دوسرے شخص کا یوٹیوب چینل ہے جسے وہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے. یوٹیوب اور فیس بک پر بغیر کسی لائسنس کے کسی بھی قسم کی ویڈیو اپلوڈ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ درخواست گزار کے مطابق یوٹیوب یا ٹک ٹاک پر جو ہے کچھ فیک ویڈیوز بھی پھیلائی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یوٹیوبرز اور ولاگرز وہ خاص طور پر اپنے گھروں کی
ख्वातीन को दिखा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा फैमिली सिस्टम, खानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अगर बात कीजिए तो आज उन्होंने इंटरनेट की कम स्पीड के पेश नज़र इलॉन मस्क से राब्ता करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी जो हैं शफीक अयाज साहब, वो ये कहते हैं कि इंटरनेट की स्लो स्पीड से आईटी का शोबा मुतासिर हो रहा है। ये टॉपिक से हमारे पास इस पर डिस्कशन करते हैं। साथ साहब प्लीज आपका कमेंट चाहिए होगा। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा के इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? इलॉन मस्क ऑलरेडी बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं आजकल, वो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स करते भी नजर आ रहे हैं, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी पर्टिकुलरली। तो क्या ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहले तो हम इसको पिछले सेगमेंट से जोड़ते हुए इस हुकूमत की एक खातून जिसको स्पेशली बहुत ज़्यादा आज के दिन के तवस्सुक से और इंटरनेट के तवस्सुक से शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उस हुकूमत को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो हमारी बहुत ही टेक्निकली क्वालिफाइड इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को, इसके ग्रोइंग प्रेशर्स को, इसके आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी को समझने वाली हमारी आईटी की एडवाइज़र हैं, जिन्होंने उन्होंने दरख्वास्त गुजार ने बड़ा अजीब सा की ये बात कि अदालत के पास चले गए। अदालत तो फिर शायद खैर आजकल आइनी बेंचेस बन गए हैं तो माशाल्लाह अदालत भी आइन के मुताबिक ही फैसला करेगी, लेकिन अगर अदालत ये एप्लीकेशन ना दी जाती और यही वाली एप्लीकेशन पीटीए या मिनिस्ट्री में दे दी जाती तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही काबिल एक खातून, क्योंकि वहाँ बैठी हैं, वो फौरन टिकटॉक के साथ दीगर भी कुछ चीज़ें बंद कर देती। बल्कि क्योंकि गूगल के ऊपर भी आप तो जैसे जानती हैं कि कोई शख्स कुछ भी गूगल कर सकता है, कोई नाजेबा चीज़ भी गूगल कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। साथ साथ कंटिन्यू कीजिएगा, मेरे पास वक्त भी कम है, अगर आप उसको ख़त्म कर सकें। जी मेरी आवाज आ रही? जी आमना की तरफ आते हैं। अच्छा आमिना, ये जो दरख्वास्त गुजार ने, एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की है टिकटॉक, फेसबुक वगैरह को बंद करने के लिए, आप क्या समझती हैं कि जो उनके पॉइंट से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो वैलिड है? और इस तरह से क्योंकि हमने देखा दीगर कुछ ममालिक में भी टिकटॉक वगैरह पे ऑलरेडी पाबंदी लग चुकी है। लेकिन हमरा बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ये, क्योंकि मैं तो पर्सनली आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और मैं समझती हूँ कि इस तरह तो अच्छा बुरा इस्तेमाल तो हर चीज़ का हो सकता है। अच्छा बुरा इस्तेमाल तो हमारी शायद एक जिस गाड़ी में हम सफ़र करते हैं उसमें भी लोगों के रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि कल हम गाड़ियों को भी बैन कर देंगे? ये मैं अपनी ज़ाती राय दे रही हूँ, मैं कोई किसी का मौके। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो गलत इस्तेमाल हो रहा बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ज़ाती राय को हुकूमती पॉलिसी में थोड़ा शामिल करवाए ना। ये हुकूमती पॉलिसी की इस वक्त बात नहीं हो रही, इस वक्त एक जो है फर्दे वाहिद की बात हो रही है, जिन्होंने एक एप्लीकेशन दी है हाई कोर्ट। मैडम आपकी जाती राय तो हमें सारी पसंद है, वो जब हुकूमती पॉलिसी में जाती है तो दरमियान में से फातिमा साहिबा के रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। मेरी समझ के मुताबिक ऐसी चीजों को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इसको मैडम ने मुझसे ज्यादा फर्स्ट अमेंडमेंट का कानून पढ़ा है। इसको ऑलिवर वेंडल होम्स तो साथ साथ फिर दीगर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी पाबंदियां लगी, वो क्यों लगी? नहीं देखिए, या तो फिर आप इसका तसलसल क्लियर कर देना। आप कहें कि वो तमाम चीजें जहां से कोई फहाश चीज, कोई गैर मौजू चीज, कोई दीन के खिलाफ चीज कोई भी निकल सकती है तो हम उसको बंद कर देंगे। तो फिर तो गूगल को बंद कर दें भाई, कोई शख्स भी गूगल करके कोई चीज भी पता कर सकता है। तो अगर पीटीआई की हुकूमत आ गई तो हमारा शो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसी बातें मैं करती हूँ वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। अच्छा ठीक है, चलिए फिर हम शायद क्लोजिंग का वक्त हो गया। आपके हम साथ हैं। मेरी इतनी सी गुजारिश है, सॉरी हुकूमत से, इतनी सी गुजारिश है, अगर आप एक जुमला कहने दें कि दो किस्म के कानून के अंदर इसके अंदर डिस्टिंक्शन है। एक वो है जिस इंफॉर्मेशन तक आप रसाई हासिल कर सकते हैं, एक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं, पैसिव प्लेटफॉर्म है, आप जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। को तो आप बंद नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज अगर कोई आपके घर के बाहर बोर्ड लगा दे किसी गैर मुनासिब चीज का, उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो बंद कर लें। जो पैसिव प्लेटफॉर्म है इंटरनेट, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया माजरत, और बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।